चलिए सभी को गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए हम जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो पढ़ रहे थे, जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे G20 के, चाहे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, मैंने आप लोग को पढ़ाया था मैराथन के सेशन में, उसी के आगे कंटिन्यू मैं करूंगा। और जितने भी महत्वपूर्ण जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, संगठन हो चाहे आयोग हो, सबके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से। सभी को गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, जितने भी स्टूडेंट से जुड़े हो, वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो परीक्षा के लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि परीक्षा में तरह तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं और तरह तरह के क्वेश्चंस जब पूछेंगे और हमेशा के लिए है, ऐसा नहीं है कि आज पढ़े हैं कल भूल जाएंगे तो कोई काम नहीं है, ये तो हमेशा के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मैंने मैराथन के सेशन में आप लोग को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आपको पढ़ाया था, यूनेस्को के बारे में बताया था। तो क्या किसी परीक्षा में, दुनिया की कौन सी परीक्षा है जिसमें यूनेस्को ना आता हो, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ना आता हो? ये सारे क्वेश्चंस आते हैं उसमें बेटा। तो चलिए हम बात करते हैं उसी के आगे, जो मैराथन का सेशन मैंने आपको लिया था। ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक अभी बचे हुए हैं और आगे मैं कंटिन्यू शो करता हूं। तो ये है क्रैक यूपीएससी सीएससी विद अस, इंडिया के टॉप एजुकेटर मिलेंगे। इन हिंदी है टॉप एजुकेटर क्वालिटी कंटेंट ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा। और ये यूट्यूब का चैनल का नाम है लेटेस्ट क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, अनअकैडमी का ही चैनल है और इस चैनल पे सभी का स्वागत है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। चलिए, इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलेगा, जैसे लाइव क्लास चल रहा है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे आपको, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जो मिलेंगे आपको स्ट्रक्चर फॉर्म में मिलेंगे। अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री मिलेगा, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी मिलेगा, पॉलिटी है तो पॉलिटी मिलेगा, मतलब प्रॉपर तरीके से ही क्लास आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेगा। लाइव टेस्ट और क्विज का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि टेस्ट और क्विज देकर अपनी क्वेरी को आप दूर कर सकते हैं। और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब ये होता है कि सपोज अगर लाइव क्लास नहीं भी कर पाते हैं तो वो जो लाइव क्लास है आपके मोबाइल में स्टोर हो जाएगा और आप कभी भी चाहें उसको अनलिमिटेड एक्सेस साथ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये बेनिफिट मिलेगा अनलिमिटेड एक्सेस का। ये सबसे अच्छा है। मुझे लगता है कि ऑफलाइन क्लास मान लीजिए आप लोग जब करते थे तो ऑफलाइन क्लास अगर किसी कारणवश नहीं भी कर पाते थे तो उस समय तो ये फैसिलिटीज नहीं था क्लास दोबारा कर लें, लेकिन यहाँ पे तो सबसे अच्छा है कि कम से कम बार बार कर देने का ऑप्शन आपको मिल रहा है। ठीक है, ये अनअकैडमी का ऐप है जिसे गूगल के प्ले स्टोर से या एप्पल का प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिन्होंने डाउनलोड ना किया हो वो डाउनलोड कर लें। ठीक है, ये मेरे बारे में है। मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है, 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा। ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री है। मैं आप लोग को हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। और ये टेलीग्राम का लिंक कैसे करते हैं? ठीक है, टेलीग्राम का लिंक, सब पहली बात तो मेरा टेलीग्राम फॉलो करते रहिए हमेशा, क्योंकि मैं जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होता है, क्लास की टाइमिंग, क्लास का डेट, क्लास का पीडीएफ, सभी इसी टेलीग्राम पे मैं शेयर कर देता हूँ। तो टेलीग्राम पे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। दूसरा ये है कि जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे क्लास का पीडीएफ हो और भी कोई इन्फॉर्मेशन, न्यूज हो या जो भी चीजें होती हैं कोई भी परीक्षा को लेकर, तो उस टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। इसको फॉलो करते रहिए आप। इंडिया के जितने भी टॉप, जैसे देखिए यूपीएससी सीएससी के जितने भी हैं सब्सक्रिप्शन, जैसे पॉलिटी, गवर्नेंस एंड आईआर का सब्सक्रिप्शन है, ज्योग्राफी का है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, एनसीईआरटी का है, हिस्ट्री का है, ऑप्शनल कोर्स है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है, आर्ट एंड कल्चर है, करंट अफेयर है, इंडियन इकोनॉमी है, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी है, आंसर राइटिंग कोर्स, किसी में भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और भी देखिए अब थोड़ा सब्सक्रिप्शन का चार्जेस बढ़ चुके हैं, कुछ डिफरेंट हो चुका है, देख लीजिए। प्लस सब्सक्रिप्शन दो तरह के होते हैं यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन। तो एक प्लस होता है 40,500, 6 महीने का है, 12 महीने का 49,500 है। लेकिन अगर कोड चिपकाएंगे PJ01, ये कोड है जो मेरा PJ01, तो कभी भी इस कोड को लगाने के बाद 10% आपका डिस्काउंट हो जाएगा। यानी कि 40,500 आपका हो गया 36,450, 49,500 देखिए 44,550, 72,000 हो गया 64,800, 90,000 10% डिस्काउंट 81,000 पड़ेगा। तो कोड का यूज कर सकते हैं PJ01, जिसको भी देख लीजिए आप लोग, 10% आपका डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्लान है आइकॉनिक का प्लान है। ये 1 महीने का, 1 साल का है, 2 साल का, 3 साल का है, 74,500 है। ये कोड यूज करेंगे PJ01, यहाँ पर देखिए कोड लिखा हुआ है। इस कोड का यूज करते हैं सीधे 10% तुरंत डिस्काउंट हो जाएगा। 2 साल का 1,15,000 के आसपास है, 3 साल का 1,53,000 के आसपास है। तो आइकॉनिक में कुछ अलग फीचर्स मिलते हैं, जैसे मैंने कहा कि पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, डेली मेंस क्वेश्चन, सब कुछ मिलता है आइकॉनिक में। पर्सनल कोच की भी सुविधा आइकॉनिक में ही आपको मिलती है। कोड कहीं पर भी यूज किया जा सकता है। और जिनको भी देखिए नया बैच ज्वाइन करना हो, 8 फरवरी से बैचेज स्टार्ट है। 8 फरवरी आज है अभी, तो 8 फरवरी से आपके बैचेज स्टार्ट है। ठीक है, तो क्लास को कंटिन्यू करते रहिए। देख लीजिए बहुत सारे बैच है, प्रीलिम्स के बैच है, बाइलिंगुअल में भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो अब कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी बैच को ज्वाइन करना हो, अनअकैडमी के किसी भी बैच में कुछ भी करना हो, कोड यूज कर सकते हैं PJ01। ये कंप्लीट 1 ईयर का बैच है। 8 फरवरी से देख लीजिए 2022 के लिए है। कि जो लोगों ने 2022 का टारगेट किया हो कि नहीं यार हम तो अगले साल पेपर देंगे, तो वो उनके लिए है 2022 का बैच।
ठीक है। जिनको 2 ईयर का बैच ज्वाइन करना हो, 2023 का बैच ज्वाइन करना हो तो देख लीजिए 2023 के बैच के लिए बाइलिंगुअल भी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। या एनसीईआरटी के बैच जिसको ज्वाइन करना हो, 8 फरवरी से सारे बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, बाइलिंगुअल भी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। तो आप किसी भी बैच में कोर्स ज्वाइन करके अपने क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसलिए चाहे वो 21 का देना हो, 22 का देना हो, 23 का देना हो या एनसीईआरटी का देना हो, कहीं पर भी ये कोड यूज किया जा सकता है। तो चलिए आज का सबसे पहले जो मैंने कहा कि नेशनल और इंटरनेशनल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उसी के बारे में हम लोग चलिए चर्चा भी कर लेते हैं। तो आज हम सबसे पहला जो टॉपिक मैंने चूज किया है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में। एनआईए की जांच आप बार बार पढ़ते होंगे कि एनआईए की जांच, एनआईए की जांच। आज उसी एनआईए के बारे में मैं आप लोगों को बात करूंगा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, उसी के बारे में आज पूरा का पूरा चर्चा करूंगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के बारे में एनआईए क्या है, ठीक है। जैसे मैंने एसटीएफ के बारे में आप लोगों को बताया था, एसटीएफ क्या होता है, स्पेशल टास्क फोर्स। वैसे एनआईए के बारे में हम लोग चलिए बात कर लेते हैं। एनआईए की स्थापना क्यों हुई थी, एनआईए क्या है क्या नहीं है, इसके पूरा डिटेल आज हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए बने रहिएगा आप हमारे साथ। और जितने भी टॉपिक आज लूंगा काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से, कि परीक्षा में लगातार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एनआईए जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसका नाम ही है राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो पेपर में हमेशा, चाहे आज पढ़े चाहे 10 साल बाद पढ़े, हमेशा ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपको इस सब चीजों के बारे में एटलीस्ट आप लोग को जानना भी चाहिए। इसका जो वास्तविक नाम है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण है, जिसे आमतौर पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम से जाना जाता है। हालांकि जो वास्तविक नाम है इसका है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण है, लेकिन हम आमतौर पर आम बोलचाल की भाषा में आप सुनते होंगे एनआईए की टीम ने ये किया, एनआईए की टीम ने वो जांच किया। तो ये जो आम जन की भाषा जो है हमारी, क्योंकि कुछ ऐसी भाषाएं होती है जो आदत बन जाती है, तो मेन इसका नाम जो है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में ये कहा जाता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहा जाता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका गठन हुआ था राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत किया गया था, यानी कि इस एनआईए का गठन किया गया था एक्ट 2008, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एक्ट 2008। तो इसका गठन राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए एक्ट 2008 के थ्रू किया गया था। यह निम्नलिखित मामलों में अपराधों की जांच और अभियोग चलाने की केंद्रीय एजेंसी है। जैसे कि निम्नलिखित मामले कौन कौन से मामले हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आखिर एनआईए का गठन किया गया है तो किसी न किसी कारण किया गया होगा, और किसी न किसी कारण किया गया तो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट भी होगा। आखिर कोई भी गठन करते हैं, मान लीजिए स्पेशल टास्क फोर्स है, जैसे एसटीएफ है, स्पेशल टास्क फोर्स, आखिर ये कौन सा टास्क फोर्स है भैया। और आपको पता है कि एक मूवी आई थी शहर मूवी का नाम ही था, जिसमें श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में बताया गया था। एसटीएफ यूपी में गठन हुआ था एसटीएफ का, स्पेशल टास्क फोर्स। तो चलिए एनआईए के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, एनआईए के काम क्या होते हैं। तो ये आप लोगों ने जाना कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण जो है, इसका वास्तविक नाम तो यही है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में इसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए कहते हैं। इसका गठन जो हुआ था राष्ट्रीय जांच एजेंसी एक्ट 2008 के थ्रू किया गया था, और निम्नलिखित अपराधों की जांच और अभियोग चलाने की केंद्रीय एजेंसी है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। देखिए आगे बढ़ते हैं, बने रहिए आप लोग, शांति से पढ़िए, पेपर में लगातार आते हैं क्वेश्चन इससे, ठीक है। और एक बात और बता दूं, जो नए हमारे मित्र लोग हैं, ये टेलीग्राम का लिंक इसे कहते हैं, अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल के नाम से है, और ये कोड है PJ01। तो सब मेन काम का क्या है देख लो पहले बेटा, बता देता हूं आप सभी को कि काम क्या है इसका, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, एनआईए की स्थापना, एनआईए का गठन, पहले नाम क्या था, वर्तमान में नाम क्या है। भारत की संप्रभुता, सुरक्षा एवं अखंडता, इसके साथ साथ राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ महत्वपूर्ण संबंध को प्रभावित करने वाले अपराध, इसके संदर्भ में वो जांच कर सकता है। अगर भारत की संप्रभुता, सुरक्षा व अखंडता व राज्य की सुरक्षा व विदेशी राज्यों के साथ महत्वपूर्ण संबंध को अगर प्रभावित करने वाले कोई अपराध है तो उसके संबंध में एनआईए जांच कर सकता है। परमाणु और परमाणु प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अपराध अगर कहीं होते हैं तो उसकी भी जांच वो कर सकता है। इसके साथ ही साथ उच्च गुणवत्ता जो नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी अगर हो रही है, भारतीय मुद्रा रुपए की तस्करी हो रही है, मुद्रा की तस्करी हो रही है, तो उसकी भी जांच वो एनआईए की टीम के द्वारा किया जा सकता है। यह अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों, अविषयों मतलब कन्वेंशंस और संयुक्त राष्ट्र
इसकी एजेंसियों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रस्ताव का कार्यान्वयन भी करती है। ये जितने भी काम बता रहे हैं किसी भी संदर्भ में एनआईए जांच कर सकता है। जैसे अगर हमारे देश की संप्रभुता पर, एकता पर, अखंडता पर, राज्य की सुरक्षा पर, विदेशी राज्यों के साथ महत्वपूर्ण संबंध को प्रभावित करने वाले कारकों पर अगर कोई भी समस्या पैदा होती है, कोई भी अपराध दर्ज होता है, कुछ भी अगर समस्याएं पैदा होती है, एनआईए उसकी जांच करता भी है। प्रमाण और परमाणु प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कोई अपराध होता है तब भी जांच करता है। उच्च गुणवत्ता युक्त नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी अगर कहीं होती है तो भी इसकी जांच करता है, एनआईए की टीम करता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों, कन्वेंशनों, संयुक्त राष्ट्र और इसकी एजेंसियों, अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रस्ताव का कार्यान्वयन भी एनआईए के द्वारा किया जाता है। यहां तक किसी कोई समस्या? चलिए और आगे बढ़ते हैं। एनआईए की टीम जो है कई सारे काम भी करती है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में आतंकवाद का मुकाबला करना भी है, क्योंकि एनआईए का गठन जो किया गया था इन सभी पक्षों के लिए किया गया था, जैसे मैंने सारे पक्ष आपको बताया भी है। और आतंकवाद तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर किसी राज्य में या कहीं पर भी भारत के किसी भी क्षेत्र में अगर ऐसी समस्या घटित होती है तो आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भी एनआईए की टीम हमेशा तैयार रहती है। तो इसका मेन उद्देश्य भी भारत में आतंकवाद को समाप्त करना, आतंकवाद का मुकाबला करना है। क्योंकि सिक्योरिटी आज का जो विषय है ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। तो आपको तो इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ना भी, आंतरिक सुरक्षा आपके सिलेबस में भी है। तो ये सिक्योरिटी कौन सा है? इंटरनल सिक्योरिटी भी है और एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी है। इंटरनल का मतलब जो देश में बैठे हुए कोई समस्या अगर कहीं पैदा होती है तो उनको सॉल्व करना, और एक्सटर्नल का मतलब है जैसे कि कहीं पर भी अगर बाहरी कोई आपत्ति, बाहरी कोई भी बाहरी जो अटैक करना चाहता है, अगर हमारे देश के ऊपर संप्रभुता पर, एकता पर, अखंडता पर कुछ करना चाहता है तो उसके लिए हमेशा टीम तैयार रहती है। जैसे मैंने कहा भी कि सिक्योरिटी जो सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर 26/11 की घटना नहीं घटी होती, अगर हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को उस समय भी अगर चुस्त सही तरीके से, हालांकि उन्होंने काम अच्छा किया लेकिन इसीलिए और भी सही तरीके से किया गया है और चुस्त तरीके से किया गया है, और उस फोर्सेस को बढ़ा दिया गया है, पावर्स बढ़ा दिए गए हैं, सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया है ताकि जो भी घटनाएं हो, घटनाएं ना हो। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ फेयरनेस था जिसकी वजह से ये घटनाएं घटी थी। क्योंकि वो किस रास्ते आए थे, पाकिस्तान के कसाब वसाब जो भी थे सब आतंकवादी, वो समुद्र के रास्ते आए हुए थे। सभी लोग जानते भी हैं इस बात को। अगर हमारी इंटेलिजेंस हर जगह सफल रहती है तो वाकई में घटनाएं नहीं घटित होती। कहीं ना कहीं इसकी फेयरनेस थी, उनको सुधारने के लिए सरकार कदम कदम पर प्रयास कर भी रही है। ठीक है, तो चलिए इसका बात करते हैं और भी। इसका उद्देश्य भारत में आतंकवाद का मुकाबला करना भी है, और यह केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य भी करती है। यानी कि ये जो एनआईए होती है वो केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है। इसका जो हेडक्वार्टर मुख्यालय है नई दिल्ली में है, तथा इसकी अन्य शाखाएं भी है, जैसे हैदराबाद में है, गुवाहाटी में है, कोच्चि में है, लखनऊ में है, मुंबई में है, कोलकाता में है, रायपुर में है और जम्मू में है। तो कितने इसकी शाखाएं हैं? हैदराबाद 1 हो गया, गुवाहाटी 2, कोच्चि 3, लखनऊ 4, मुंबई 5, कोलकाता 6, रायपुर 7 और जम्मू और 8 है। तो आप मुझे बताइए कि इस समय जम्मू और कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? क्योंकि मैं लगातार क्वेश्चन पूछता भी हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो नए भी होंगे। और लद्दाख के भी इस समय उपराज्यपाल कौन है? कमेंट करके सब बताइए, कमेंट करो, बताओ मुझे। चलो सभी के सभी कमेंट कीजिए, आप सभी के सभी, और बताइए मुझे कि जम्मू कश्मीर के इस समय उपराज्यपाल कौन है और लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है। बताइए सभी।
बताइए आप सभी के सभी। तो इसका उद्देश्य क्या है? भारत में आतंकवाद का मुकाबला करना भी है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और ये केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून जो है प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है तथा इसकी शाखाएं जो है हैदराबाद में है, आपका गुवाहाटी में है। गुवाहाटी कहाँ पड़ता है, किस राज्य में है गुवाहाटी? कोच्चि में है, लखनऊ में है, मुंबई में है, कोलकाता में है, रायपुर में है और जम्मू में भी है। तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, पेपर में से अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ता हूं। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है इस समय? मनोज सिन्हा जी हैं। और यहाँ पर माथुर साहब हैं, A.K. माथुर। ध्यान से पढ़ा कीजिए आप लोग। जम्मू कश्मीर में विधानसभा भी है। ठीक है, यहां पर विधानसभा नहीं है, इसलिए मैं बता देता हूं ताकि बार बार आप लोग को रिकॉल करते रहो। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए और आगे बढ़ता हूं। ये कि लक्ष्य क्या है भाई? हर आदमी के एक लक्ष्य होते हैं, एक टारगेट होते हैं। जैसे आपका भी लक्ष्य है 2021 का पेपर देना, 22 का देना, 23 को, मतलब 21 वाले जो 21 देंगे, 22 वाले 22 देंगे, 23 वाले 23 देंगे। हर आदमी का लक्ष्य है यूपीएससी पास करना। तो जब पास करना है तो फिर कहना क्या है? पास कीजिए, फिर पढ़ाई कीजिए, पास होंगे आपको। एनआईए के लक्ष्य देखिए, टारगेट क्या है? जांच के नवीनतम वैज्ञानिक साधनों का उपयोग करते हुए सूचीबद्ध अपराधों की गहन पेशेवर जांच को अंजाम देना। क्योंकि आज भी वैज्ञानिक साधनों का अगर उपयोग नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करेंगे, तो समस्याएं आप लोग के लिए खड़ी हो जाएगी। तो एनआईए का टीम का ये मेन उद्देश्य यही है कि नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाए, नवीनतम टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए और उनका उपयोग करते हुए सूचीबद्ध अपराधों की गहन पेशेवर के जांच को अंजाम देना है। इसके साथ ही साथ भारत के संविधान और देश के कानूनों का प्रवर्तन करना है, मानवाधिकारों की रक्षा करना है और व्यक्ति की गरिमा को प्राथमिकता के साथ महत्व देना भी इसका काम है। इसके लक्ष्य है नियमित प्रशिक्षण देना, सर्वोत्तम अभ्यासों व प्रक्रियाओं से अवगत कराने के माध्यम से पेशेवर कार्यबल का विकास करना भी इसका मेन काम है। भारत का संविधान और देश के कानूनों का प्रवर्तन करना काम है, मानव अधिकारों की रक्षा करना, व्यक्ति की गरिमा को प्राथमिकता देना भी इसका महत्वपूर्ण काम है। जिसको भी आप आराम से पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, चलिए और भी देखते हैं। प्रभावी और त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करना भी इसका मेन काम है। और एनआईए जो है अधिनियम के कानूनी प्रावधानों का अनुपालन करने के दौरान राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों तथा अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ पेशेवर और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना भी इसका मेन काम होता है। इसके साथ साथ आतंकवादी मामलों की जांच में सभी राज्यों और अन्य एजेंसियों की सहायता करना भी काम होता है। मान लीजिए कोई आतंकवादी समस्या घटनाएं घटित होती है, तो किसी भी राज्य के मतलब कोई घटना घटित होती है, तो हो सकता है गुजरात हो, चाहे यूपी हो, चाहे कहीं पर भी, तो उस राज्य से इनका कोऑर्डिनेशन करने का भी काम होता है कि उन लोगों को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। बिना सामंजस्य के, बिना कोऑर्डिनेशन के कोई जांच एजेंसी किसी तरीके से किसी को मदद नहीं कर सकती है। इसलिए इनका काम यही होता है कि अगर राज्य के किसी भी क्षेत्र में कोई भी घटना इकट्ठी हो रही है या किसी भी भारत के किसी भी क्षेत्र में घटना हो रही है, तो वहां पर जाकर एजेंसियों को सहायता करना भी इनका काम होता है। यानी कि आतंकवादी मामलों की जांच में सभी राज्यों व अन्य एजेंसियों की सहायता करना भी इनका काम होता है। और भी देखिए, आतंकवाद से संबंधित सभी सूचनाओं का डेटाबेस बनाना। मान लीजिए जो डेटाबेस रहेगा तो इनको पास पूरा डिटेल रहेगा और टेक्नोलॉजी का जब यूज करेंगे तो अच्छे तरीके से ये काम कर सकते हैं। इसलिए डेटाबेस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डेटाबेस बनाते भी हैं। तो आतंकवाद से संबंधित सभी सूचनाओं का डेटाबेस बनाना और उपलब्ध डेटाबेस को राज्यों तथा अन्य एजेंसियों के साथ साझा करना भी इनका मेन काम होता है कि आतंकवाद से संबंधित सभी सूचनाओं का डेटा बनाएंगे और उपलब्ध डेटाबेस को सभी राज्यों में और अन्य एजेंसियों के साथ ये साझा भी करेंगे ताकि समस्याओं का निदान किया सकता है। जब डेटाबेस मान लीजिए ऐसे रहेगा तो डेटाबेस रहेगा, जितने भी राज्य हैं उनको भेजा जाएगा, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उनको भेजा जाएगा, जितनी भी एजेंसीज है उनको भेजा जाएगा और एजेंसियों के पास जब पूरा डिटेल रहेगा तो जाहिर सी बात है हर इंफॉर्मेशन को जो आतंकवाद से संबंधित है उसको सही तरीके से निपटा उनसे जा सकता है। और अन्य देशों में आतंकवाद से संबंधित कानूनों का अध्ययन करना और विश्लेषण करना तथा नियमित रूप से भारत में मौजूद कानूनों की प्राप्तता का मूल्यांकन करना एवं आवश्यकता अनुसार परिवर्तनों के लिए प्रस्ताव पेश करना। मतलब जितने भी बाहर के कानून है आतंकवाद से संबंधित उन सभी कानूनों का अध्ययन करना, विश्लेषण भी करना उसका, और तथा नियमित रूप से भारत में जो भी मौजूदा कानून है उनकी प्राप्तता का मूल्यांकन करना एवं आवश्यकता अगर पड़ती है तो उसमें जरूरी परिवर्तन करने के लिए भी प्रस्ताव पेश करना भी इनका काम होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, राष्ट्रीय जांच एजेंसी का।
ठीक है, इसको आराम से पढ़िएगा आप लोग, पेपर में खूब पूछते हैं क्वेश्चन एनआईए से संबंधित, और आपको जानना चाहिए, आप लोग भारत के नागरिक हैं तो इतना तो आपको जानना चाहिए। द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोविजन एक्ट 1967, सूचीबद्ध अपराध क्या है, शेड्यूल ऑफेंस क्या है, देख लीजिए। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की एक सूची बनाई गई है जिन पर एनआईए जांच कर सकती है और मुकदमा चला सकती है। ऐसी क्या सूची है भाई साहब? मतलब अगर सूचीबद्ध अपराध इसे कहते हैं, जिसे शेड्यूल्ड ऑफेंस कहते हैं, द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोविजन एक्ट ऑफ 1967, और इस अधिनियम के तहत है कि अपराधों की एक सूची बनाई गई है जिन पर एनआईए जांच कर सकती है और मुकदमा भी चला सकती है। तो वो सूची क्या है भैया? इस सूची में परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 जैसे अधिनियमों के तहत सूचीबद्ध अपराध शामिल है। मतलब 62 और 67 वाला, 62 का है एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 जैसे अधिनियमों के तहत सूचीबद्ध अपराध शामिल है। तो इसे कहते हैं सूचीबद्ध ऑफेंस, सूचीबद्ध अपराध। अगर ये सब कहीं होता है तो तुरंत जाके एनआईए जांच कर सकती है और मुकदमा भी चला सकती है। इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। कौन कौन से एक्ट है? पहला है परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, और है कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम है 1967, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967। इन जैसे अगर कोई भी अपराध होते हैं तो अधिनियमों के तहत सूचीबद्ध अपराध इसमें शामिल है और एनआईए वहां पर जाएगी, जांच करेगी, अगर कोई पाया जाता है ऐसा, और तुरंत मुकदमा भी चला सकती है। तो इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और देखिए क्यों हुआ एनआईए का गठन, आखिर क्या कारण था, जो मैं कह रहा था शुरू में आप लोगों से, गठन क्या क्यों इंपॉर्टेंट है एनआईए का? प्राय यह देखा गया है कि आतंकवादी घटनाओं के तार जटिल अंतरराज्यीय, इंटर स्टेट, अंतरराज्यीय, आईएसबीटी जिसे कहते हैं, आईएसबीटी जो होता है इंटर स्टेट बस ट्रांसपोर्ट, आईएसबीटी जो आप लोग जाते होंगे कश्मीरी गेट, इंटर क्या बोलते हैं इसको, स्टेट बस ट्रांसपोर्ट, ये बोला जाता है, ये बोला जाता है। चलिए बताइएगा आप लोग। प्रायः देखा गया है कि आतंकवादी घटनाओं के जो तार होते हैं जटिल अंतरराज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों से जुड़े होते हैं। मतलब इंटर स्टेट, एक राज्य से दूसरे राज्य, और इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों से जुड़े होते हैं तथा उनका संगठित अपराधों जैसे हथियार एवं मादक पदार्थों की तस्करी, नकली नोटों का प्रसार आदि से भी संबंध हो सकता है। तो इन सभी के लिए अभी बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के बाद आतंकवाद एवं कुछ अन्य आपराधिक कृत्यों की जांच के लिए एक केंद्रीय एजेंसी की आवश्यकता को महसूस करते हुए एनआईए का गठन किया गया था। तो 2008 में आपने देखा होगा मुंबई में हमला होता है, मुंबई में हमला होता है आतंकवाद का कुछ अन्य अप्राकृतिक कृत्यों की जांच के लिए, आपराधिक कृत्यों की जांच के लिए एक केंद्रीय एजेंसी की महसूस की जाने लगी। एक केंद्रीय एजेंसी वैसी होनी चाहिए, आवश्यकता को महसूस किया जाने लगा और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एनआईए का गठन किया गया था। तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि एनआईए का गठन आखिर हुआ क्या था। मान लीजिए आपसे इंटरव्यू में ही पूछ दे कि वाई एनआईए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो एनआईए का गठन इसीलिए किया था, कहीं पर भी अगर आतंकवादी घटनाओं के तार जुड़ते हैं किसी राज्य में या कहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे या कहीं पर मादक पदार्थों की तस्करी होती है या जाली नोटों की तस्करी होती है, अगर कहीं पर भी कुछ होता है तो महसूस किया जा रहा था कि भाई ऐसी कोई एजेंसी हो जो इस काम को देख सके, इसलिए एनआईए की एजेंसी का गठन किया गया था। और 2008 में जब मुंबई में आतंकवादी हमला होता है तो आतंकवादी हमले के बाद आतंकवाद और कुछ अन्य आपराधिक कृत्यों की जांच के लिए एक केंद्रीय एजेंसी को महसूस किया जा रहा था कि उसकी आवश्यकता को महसूस किया जा रहा था, इसीलिए एनआईए का गठन भी किया गया था। यहां तक कोई डाउट किसी को भी? कोई भी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। एनआईए का कार्य क्षेत्र देख लीजिए क्या क्या है एनआईए के कार्य। एनआईए को केंद्र सरकार द्वारा एनआईए अधिनियम 2008 की धारा 6 के अनुरूप मामले सौंपे जाते हैं और एजेंसी इन मामलों की जांच स्वतंत्र रूप से कर सकती है। कोई दबाव नहीं रहेगा, आप स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं क्योंकि 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। और जैसे मैंने कहा कि मुंबई हमले के बाद आपराधिक मामलों और कृत्यों की जांच करने के लिए एक एजेंसी महसूस की जाने लगी, उसके बाद एनआईए का गठन किया गया और एनआईए को केंद्र सरकार द्वारा एनआईए अधिनियम 2008 की धारा 6 के अनुरूप मामले सौंपे जाते हैं और एजेंसी इन मामलों की जांच स्वतंत्र रूप से करती है, कोई दबाव नहीं है इसको जांच करने के लिए। और जांच के बाद मामले को एनआईए की विशेष न्यायालय, एनआईए स्पेशल कोर्ट के समक्ष रखा जाता है। यानी कि जो एनआईए है 2008
इसका एक्ट है, स्वतंत्र रूप से जांच करता है ये, ठीक है, कोई जांच में लापरवाही नहीं है। तो ये स्वतंत्र रूप से जांच करता है। स्वतंत्र रूप से जब जांच कर लेता है उसके बाद जो फाइल होती है वो एक विशेष न्यायालय में, यानी ये जिसे विशेष न्यायालय में लाता है उसके समक्ष ये रखता है। तो जांच के बाद मामलों को एनआईए के विशेष न्यायालय के समक्ष रखा जाता है, उसके बाद जांच होती है, ठीक है। और देखिए, गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम जिसे यूएपीए जिसे कहते हैं, गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 तथा कुछ सूचीबद्ध अपराधों के तहत अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने के लिए एजेंसी को केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है। तो आप सुनते भी होंगे यूएपीए लग गया किसी के ऊपर, तो ये सब चीजें सुनिए आप लोग। तो गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 तक कुछ सूचीबद्ध अपराधों के तहत, जिसके बारे में सूचीबद्ध अपराध आपको पढ़ाया भी था 62 और 67 वाला, अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने के लिए एजेंसी को केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी होती है। और यूएपीए 1967 वाला के अंतर्गत यह मंजूरी अधिनियम की धारा 45(2) के तहत गठित प्राधिकरण की रिपोर्ट के आधार पर दी जाती है। तो इसको भी ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। इसे राज्यों से कोई विशेष अनुमति प्राप्त किए बिना राज्यों में आतंक संबंधी घटनाओं की जांच करने का अधिकार होता भी है। तो राज्य से कोई अनुमति नहीं लेना पड़ता है, वो जाके वहां पर आतंक संबंधी घटनाओं की जांच कर सकता है। इसको पढ़ लीजिएगा, यहां तक कोई डाउट हो तो बताइएगा आप सभी के सभी। तो चाहे वो एनआईए का जो काम है, जो काम इसका यही है कि अमन चैन से सभी लोग रहें। अगर कहीं पर भी कोई समस्या खड़ी होती है तो समस्या का निवारण एनआईए के द्वारा किया जाता है। अगर आतंकवादी घटनाएं कहीं घटित होती है या कहीं जांच होता है, कहीं मादक पदार्थों की तस्करी होती है या जाली नोटों की तस्करी होती है, तो एनआईए का काम होता है कि जांच करना उसका, ठीक है। चाहे राज्य लेवल पर हो, इंट्रा स्टेट हो या इंटरनेशनल लेवल पर हो, इस सभी का ये सारी जिम्मेदारी एनआईए के ऊपर सौंपी जाती है। उसके बाद मैंने कहा कि यूएपीए जो सूचीबद्ध एक्ट है जो 1967 का है, गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 वाला, उसके तहत कुछ सूचीबद्ध अपराधों के तहत अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने के लिए एजेंसी को केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है। एजेंसी जाएगी, केंद्र सरकार से मंजूरी लेगी, फिर यूएपीए कानून लगेगा। आप पढ़ते भी होंगे, पेपर में देता भी है यूएपीए कानून लग गया किसी पे। और यूएपीए के अंतर्गत मंजूरी जो है अधिनियम की धारा 45(2) के तहत गठित प्राधिकरण की रिपोर्ट के आधार पर दी जाती है। उसके बाद राज्य से क्या करता है, कोई अनुमति लेने बिना ही वह आतंक संबंधी घटनाओं की जांच करने के लिए अधिकार प्राप्त कर लेता है। इसको पढ़िएगा आप लोग, पेपर में कई बार क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। चलिए, तो यूएपीए कानून देख लीजिएगा 1967, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट। चलिए, नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी और आतंकी वित्त पोषण के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। क्या है कि एनआईए जो है अधिनियम में संशोधन द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी से संबंधित अपराध भी आतंकवादी अधिनियम की परिभाषा के दायरे में लाए गए हैं। जाहिर सी बात है, आजकल तो देख ही रहे नकली नोटों का कितना बड़ा कारोबार हो गया, कितने बड़े सिंडिकेट इसमें काम करते हैं नकली नोटों को लेके, तो आप सभी लोग भली बात इससे परिचित होंगे। तो एनआईए अधिनियम में संशोधन द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली नकली भारतीय नोटों की तस्करी से संबंधित अपराध भी अब आतंकवादी अधिनियम की परिभाषा के दायरे में लाए गए हैं। और आतंकी वित्त पोषण के विभिन्न पहलुओं पर अंकुश लगाने के लिए एनआईए के अंदर एक आतंकी वित्त पोषण तथा नकली भारतीय मुद्रा सेल, टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल का गठन किया गया है। किसका? टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल का गठन किया गया है। टेरर फंडिंग, इसको ध्यान से पढ़िएगा, एंड फेक करेंसी सेल, ठीक है। तो आतंकी वित्त पोषण के विभिन्न पहलुओं पर अंकुश लगाने के लिए एनआईए के अंदर एक आतंकी वित्त पोषण तथा नकली भारतीय मुद्रा सेल, टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल का गठन किया गया है। इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, पेपर में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। और भी देखिए, यह विभाग क्या करता है, यह विभाग जो है आतंकी वित्त पोषण और नकली भारतीय मुद्रा, फेक इंडियन करेंसी नोट्स के मामलों पर डेटाबेस का रखरखाव करता है, ठीक है। तो क्या करता है यह विभाग? आतंकी वित्त पोषण अगर कहीं होता है या नकली भारतीय मुद्रा, फेक इंडियन करेंसी के मामलों पर डेटाबेस का रखरखाव करता है। और एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे सामान्य मामलों के आतंकी वित्त पोषण के पहलुओं की जांच का उत्तरदायित्व भी टीएफएफसी होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। और टीएफएफसी नक्सली समूहों से संबंधित व्यक्तियों के बैंक खातों का पता लगाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे नक्सली समूह होते हैं, उनके बैंक खाते को ऑडिट किया जाता है, फिर पता लगाया जाता है कि भैया पैसा आया कहां से। तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, टीएफएफसी वाला भी, ठीक है।
जो मैंने कहा टीएफएफसी जो है टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल का गठन किया गया है। किस लिए किया गया है? आतंकी वित्त पोषण के विभिन्न पहलुओं पर अंकुश लगाने के लिए किया गया है, ताकि एनआईए के अंदर एक आतंकी वित्त पोषण तथा नकली भारतीय मुद्रा सेल है उसका गठन इसीलिए किया गया कि अगर कहीं पर भी फंडिंग हो रही है तो उस फंडिंग का पता लगाना है, उसका डेटाबेस तैयार होता है, फिर फंडिंग का पता लगाया जाता है, और कहीं नक्सली समूहों को अगर संबंध में संदिग्ध व्यक्तियों के बैंक खातों का पता भी लगाया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। और भी देखिए, तो आपने देखा होगा कि कई जगह ऐसे हैं जो नक्सली समूह से जुड़े हुए हैं। चलिए और भी देखते हैं। लेफ्ट विंग एक्सट्रीम जिसे कहते हैं सेल भी गठित किया गया है। नक्सली समूहों के आतंकी वित्त पोषण से जुड़े पहलुओं से संबंधित मामलों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक विशेष लेफ्ट विंग एक्सट्रीम सेल भी गठित किया गया है। देखिए लेफ्ट विंग एक्सट्रीम सेल है, नंबर ऑफ LW डिस्ट्रिक्ट है 106, वर्स्ट अफेक्टेड लाइव डिस्ट्रिक्ट है 44 है। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, चलिए। और गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स समय समय पर एनआईए के कार्यबल, वित्तीय और संरचनात्मक आवश्यकताओं की समीक्षा भी करता है। तो इसको भी आप लोग पढ़ना है, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा कि गृह मंत्रालय समय समय पर एनआईए के कार्यबल, वित्तीय और संरचनात्मक आवश्यकताओं की समीक्षा भी करता है। ठीक है, तो नक्सली समूह के आतंकी वित्त पोषण से जुड़े पहलुओं से संबंधित मामलों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक विशेष लेफ्ट विंग एक्सट्रीम की सेल भी गठित किया गया है, और गृह मंत्रालय समय समय पर एनआईए के कार्यबल, वित्तीय और संरचनात्मक आवश्यकताओं की समीक्षा भी करता है। तो ये आपको लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। और भी देखिए हालिया संशोधन क्या क्या हुए हैं, थोड़ा सा देख लिया जाए। हाल ही में वर्ष 2008 के मूल अधिनियम में संशोधन करते हुए संसद द्वारा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण संशोधन विधेयक 2019 पारित किया गया है। क्या किया गया है? 2008 के मूल अधिनियम में संशोधन करते हुए संसद द्वारा राष्ट्रीय एनआईए विधेयक 2019 पारित किया गया है, और इस विधेयक में एनआईए को निम्नलिखित अतिरिक्त आपराधिक मामलों की भी जांच करने की अनुमति देने का प्रावधान है, जैसे जाली मुद्रा या बैंक नोटों से संबंधित अपराध। ये 2019 के एक्ट से इनको मिला है, एक्ट है 2019 वाला। तो इस विधेयक में एनआईए को निम्नलिखित अतिरिक्त अपराध मामलों की जांच करने की अनुमति प्रदान का प्रावधान है, जैसे जाली मुद्रा या बैंक नोटों से संबंधित अपराध। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। और 1 मिनट रुक जाओ बेटा, बस 2 मिनट रुक जाइए, मैं आता हूं, तब तक आप लोग बने रहिएगा। और भी कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। वो खाने सो जाएंगे।
चलिए आगे मैं गला बैठ गया था, तो यहां तक कोई का डाउट है किसी को भी? कोई भी डाउट है किसी को? तो 2019 का जो एक्ट आया था, उस एक्ट में कुछ चेंजिंग किया गया और उस एक्ट के प्रावधान कुछ ऐसे हैं जो अनुमति यह प्रदान करता है कि अगर कहीं जाली मुद्रा या बैंक नोट से संबंधित कोई अपराध होता है तो उसकी भी जांच एनआईए कर सकता है। ये मैंने बताया था आपको। तो 2008 के मूल संशोधन में, मूल अधिनियम में, एक्ट में संशोधन किया गया था। फिर संसद आएगी, संसद में ही तो संशोधन कोई आएगा, तो संसद द्वारा एनआईए विधेयक 2019 पारित किया गया। अब एनआईए विधेयक जब पारित किया गया, 2 अधिकार दे दिए गए, जैसे कि जाली मुद्रा या बैंक नोट से संबंधित अपराध की भी जांच कर सकता है। और आज इस देश में सबसे बड़ी समस्या तो सबसे बड़ी यही है, जाली मुद्रा, बैंक नोट से संबंधित। अभी मोदी जी ने किया भी था, देखा भी होगा आप लोगों ने, नोटबंदी। उसके बाद उन्होंने यही कहा था कि इन सबसे मुक्ति मिलेगी, लेकिन आप देख ही रहे हैं। और भी देखिए, प्रतिबंधित हथियारों के निर्माण की बिक्री, भाई अगर कहीं ये होता है तो ये सब भी होगा। साइबर अपराध, आज के डेट में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये हो गया साइबर टेररिज्म, साइबर अपराध। आज देख रहे हैं कि दुनिया में न जाने कितने भी ज्यादा साइबर अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत अपराध, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908, ये सब आगे है नए वाले संशोधन में। ठीक है, और भी देखिए एनआईए के क्षेत्राधिकार क्या क्या है। एनआईए के अधिकारियों को पूरे देश में ऐसे अपराधों की जांच करने के संबंध में अन्य पुलिस अधिकारियों के समान ही शक्तियां प्राप्त है। एनआईए की टीम कहीं पर जाकर जांच उच कर सकती है, पूरे देश में कहीं पर भी। और ऐसे अपराधों की जांच करने के संबंध में जिसमें अन्य पुलिस भी, जैसे पुलिस अधिकारी को जांच के समान अधिकार पावर है, वैसे एनआईए की टीम को भी पावर दिया गया है। पूरे भारत में कहीं पर भी जाकर जांच कर सकती है। एनआईए को भारत के बाहर घटित ऐसी सूचीबद्ध अपराधों की जांच करने का अधिकार होगा जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अन्य देशों के घरेलू कानूनों के अधीन होता है। इसलिए मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को बताया कि वो बाहर के कानूनों को भी, अगर कहीं कानून में कुछ विश्लेषण करना वो भी, और कहीं कुछ चेंजिंग करना वो भी, वो सब देखती है वो एनआईए की टीम। तो एनआईए के अधिकारियों को पूरे देश में ऐसे अपराधों की जांच करने के संबंध में अन्य पुलिस अधिकारियों के बराबर पावर दिए गए, शक्ति दी गई है। और एनआईए को भारत के बाहर घटित ऐसे सूचीबद्ध अपराधों की जांच करने का अधिकार होगा जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अन्य देशों के घरेलू कानूनों के अधीन भी है। जिसको भी आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार जो है एनआईए को ऐसे मामलों की जांच के निर्देश दे सकती है जो भारत में ही अंजाम दिए गए हैं। ये केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एनआईए को ऐसी मामलों की जांच के निर्देश भी दे सकती है जो भारत में घटित हुई है। और ऐसे मामलों पर नई दिल्ली स्थित विशेष न्यायालय का न्यायाधिकार होगा, क्योंकि मुख्यालय कहां पर, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में ही है। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। तो ऐसे मामलों पर नई दिल्ली स्थित विशेष न्यायालय का न्यायाधिकार होगा। और भी देखते हैं स्पेशल कोर्ट्स क्या होते हैं, एनआईए स्पेशल कोर्ट्स क्या है। ठीक है, तो स्पेशल कोर्ट किसे कहते हैं, विशेष न्यायालय क्या है, थोड़ा देख लीजिए। सूचीबद्ध अपराधों की सुनवाई के लिए, जो भी सूचीबद्ध अपराध 1962 और 1966 वाला जो बताया था मैंने, केंद्र सरकार एनआईए अधिनियम 2008 की धारा 11 और 22 के तहत एक या एक से अधिक विशेष न्यायालयों का गठन कर सकती है, क्योंकि सूचीबद्ध अपराधों की सुनवाई के लिए केंद्र सरकार एनआईए अधिनियम 2008 की धारा जो है, 2008 की जो धारा थी 11 और 22 के तहत एक या एक से अधिक विशेष न्यायालयों का गठन कर सकती है। और विशेष न्यायालय की अध्यक्षता एक न्यायाधीश द्वारा की जाती है, क्योंकि न्यायालय में न्यायाधीश ही होते हैं, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर की जाती है। मान लीजिए हर किसी भी राज्य में बैठा ना हो विशेष न्यायालय, तो उस राज्य के राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश से भी तो पूछा जाएगा। तो एनआईए जो है विशेष न्यायालय की अध्यक्षता जो है एक न्यायाधीश द्वारा की तो जरूर जाती है, लेकिन इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर की जाती है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। और भी देखिए यदि आवश्यक हो तो केंद्र सरकार विशेष न्यायालय में एक या एक से अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर सकती है। एक तो होते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं, 1+ एक्स्ट्रा। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर कर सकती है। ठीक है, तो उच्च न्यायालय और एक होता है उच्चतम न्यायालय। क्यों?
तो उच्च न्यायालय की सिफारिश पर कर सकते हैं। तो विशेष न्यायालयों का क्षेत्राधिकार क्या है, जुडिक्शन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स क्या क्या है, विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार देख लीजिए कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत सत्र न्यायालयों को प्राप्त सभी अधिकार विशेष न्यायालयों को भी प्राप्त है। यानी कि जितने भी सत्र न्यायालय को अधिकार प्राप्त है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत सत्र न्यायालयों को प्राप्त सभी अधिकार विशेष न्यायालयों को भी प्राप्त है। इसको ध्यान से पढ़िएगा। और भी देखिए, किसी विशेष न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर किसी भी प्रश्न की स्थिति में इसे केंद्र सरकार को संदर्भित किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। यानी कि कोई भी विशेष न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर किसी भी प्रश्न की स्थिति में इसे केंद्र सरकार को संदर्भित किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। और सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट किसी विशेष न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले को उस राज्य के किसी अन्य विशेष न्यायालय को अथवा किसी असाधारण मामले में जहां शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई संभव नहीं हो, किसी अन्य राज्य के विशेष न्यायालय को हस्तांतरित कर सकता है। ऐसा भी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। अगर मान लीजिए एक राज्य में नहीं हो रहा, दूसरे राज्य में हो रहा, तो वहां पे कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, किसी न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले को उस राज्य के किसी विशेष अन्य विशेष न्यायालय को अथवा किसी असाधारण मामले में जहां शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण, निष्पक्ष, त्वरित सुनवाई संभव नहीं हो, वो क्या कर सकता है, अन्य राज्य के विशेष न्यायालय को ट्रांसफर कर सकता है। भाई उस राज्य में नहीं हो रहा है तो क्या करेगा, वो अन्य राज्य में उसे ट्रांसफर करेगा। तो ये भी प्रक्रिया दिया गया है। ठीक है, चलिए और बात करते हैं। इसी प्रकार उच्च न्यायालय के पास यह शक्ति है कि किसी विशेष न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले को उस राज्य के किसी अन्य विशेष न्यायालय को हस्तांतरित कर सकता है। ठीक है, तो यह भी हाईकोर्ट के पास यह शक्ति है कि किसी भी विशेष न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले को उस राज्य के किसी अन्य विशेष न्यायालय को हस्तांतरित कर सकता है। ये बताया भी था मैंने आपको, इसको देख लीजिएगा। और भी देखिए, हाल के संशोधन से जुड़े कुछ मुद्दे हैं, तो पढ़ लेते हैं इसको भी। संविधान की अनुसूची 7 के तहत सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस बल का रखरखाव राज्य सूची का विषय है, क्योंकि पुलिस किसका विषय है, राज्य का विषय है। तो पुलिस बल का रखरखाव राज्य सूची का विषय है, सार्वजनिक व्यवस्था का भी। यद्यपि आपराधिक कानून समवर्ती सूची, एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची और एक होता है समवर्ती सूची। समवर्ती में संघ और राज्य दोनों वाले आते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो आपराधिक कानून समवर्ती सूची और राष्ट्रीय सूची, संघ सूची में शामिल होते हैं। और केंद्र सरकार के पास यह अधिकार है कि वह मानव तस्करी, विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत शामिल अपराध और सशस्त्र अधिनियम के दायरे में किए गए कुछ अपराधों की जांच का उत्तरदायी न्यायालय को सौंप सकती है। इसको आराम से पढ़िए पहले आप लोग, आराम से पढ़िए इसको, कोई डाउट हो बताइए आप लोग। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। केंद्र सरकार के पास यह अधिकार है कि वह मानव तस्करी, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग आज बहुत बड़ी समस्या है इस देश में, विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत शामिल अपराध और सशस्त्र अधिनियम के दायरे में किए गए कुछ अपराधों की जांच का उत्तरदायित्व जो है एनआईए को सौंप सकती है। तो इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और भी देखिए, हाल के संशोधन से जुड़े कुछ मुद्दे देख लीजिए। यद्यपि उपरोक्त अधिनियम के दायरे में आने वाले प्रत्येक अपराध राष्ट्रीय सुरक्षा व संप्रभुता के लिए खतरा नहीं होते और राज्यों के पास इनसे निपटने की क्षमता मौजूद होती है। ठीक है, लेकिन संशोधन विधेयक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 66 को अपराधों की सूचीकरण करते हुए उस अनुसूची में शामिल करना होता है। और धारा 66 क्या है, साइबर अपराध से संबंधित होता है। जो साइबर टेररिज्म होता है, साइबर टेररिज्म से संबंधित होता है। और टेररिज्म बहुत अच्छी चीज तो होता नहीं है, आतंकवाद तो आतंकवाद होता है। धारा 66F क्या होता है, साइबर आतंकवाद से संबंधित होता है। और आज के डेट में देख रहे हैं साइबर क्राइम कितना ज्यादा बढ़ रहा है, इसको नियंत्रित करना बहुत ही आसान तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत बड़ी हम लोग के लिए जिम्मेदारी है। तो ये सब चीजों को आप लोग पढ़िएगा।
कि उपरोक्त अधिनियम के दायरे में आने वाले जो भी अपराध होते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा व संप्रभुता के लिए खतरा नहीं होते और राज्यों के पास इनसे निपटने की भरपूर क्षमता होती है। लेकिन संशोधन विधेयक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 66 यह जो है अपराधों का सूचीकरण करते हुए अनुसूची में शामिल करता है और 66 जो है साइबर अपराध से संबंधित होता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन इसको पढ़िएगा आप लोग। और भी देखिए, लेकिन भारत में क्या है कि सबसे बड़ी समस्या है कि कोई डेटा सुरक्षित अधिनियम परिवर्तित नहीं है और साइबर अपराधवाद की कोई परिभाषा तय नहीं है कि कौन सा अपराध जो है साइबर अपराध है, कौन सा अपराध साइबर है। ये सबसे बड़ी समस्या है भाई। तो डेटा सुरक्षा अधिनियम परिवर्तित भी नहीं है, कोई डेटा की सुरक्षा नहीं है, अधिनियम कोई परिवर्तित नहीं है और साइबर अपराध की कोई परिभाषा सही तय भी नहीं की गई है। और एनआईए अधिनियम में लाया गया संशोधन एजेंसी को व्यक्तियों द्वारा किए गए उन अपराधों की जांच का भी अधिकार देता है जो भारतीय नागरिकों के विरुद्ध है या भारत के हित को प्रभावित करने वाले हैं। तो एनआईए एक्ट में लाया गया संशोधन एजेंसी को व्यक्तियों द्वारा किए गए उन अपराधों की जांच का भी अधिकार देता है जो भारतीय नागरिकों के विरुद्ध होते हैं या भारत के हित को प्रभावित करने वाले होते हैं। तो इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और आगे देखते हैं। यहां तक कोई समस्या किसी को भी, कोई भी समस्या? चलिए आगे देखते हैं। हालांकि भारत के हित को प्रभावित करने वाले वाक्यांश को परिभाषित नहीं किया गया है और सरकारों द्वारा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जिस विधान के तहत एनआईए को जांच करने का अधिकार प्राप्त है स्वयं वहां भारत के हित को प्रभावित करने का अपराध के रूप में उल्लेख नहीं है। यह भी बड़ी बड़ी समस्या है। समस्या नहीं, विकट समस्या है। एक समस्या हो तो समझ में आए, लेकिन समस्या जब बार बार आए तो वो समस्या नहीं, महान समस्या हो जाती है। ठीक है, चलिए। तो इसके अतिरिक्त जिस विधान के तहत एनआईए को जांच करने का अधिकार प्राप्त है स्वयं भारत के हित को प्रभावित करने का अपराध के रूप में उल्लेख नहीं है। इसको देखिएगा और भी देखते हैं। एनआईए के संस्थापक महानिदेशक राधा विनोद राजू थे और वर्तमान में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाईसी मोदी इसके महानिदेशक हैं जिनका कार्यकाल 1 मई 2021 तक है। और 1 मई को क्या मनाया जाता है बेटा, बताओ कौन सा डे मनाया जाता है? 1 मई को। कमेंट करके आप सभी के सभी बताइए। तो इस संस्थापक के महानिदेशक जो थे राधा विनोद राजू थे और वर्तमान में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाईसी मोदी जी हैं और इसके महानिदेशक हैं और जिनका कार्यकाल 1 मई 2021 तक है। तो 1 मई को क्या मनाया जाता है बताओ? आप तो सब पढ़े लिखे हो। ये लेफ्ट में देखिए टेलीग्राम का यहाँ लिंक दिया है, यहाँ पे कोड दिया है। इस लिंक का यूज करके अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% आप लोग बचा सकते हैं। ये कोड यूज करके 10% आप लोग डिस्काउंट पा सकते हैं। सब्सक्रिप्शन पे सारा क्लास का टाइमिंग, डेट, पीडीएफ सब कुछ इसी पे देता हूं मैं। ठीक है, ठीक है। तो 1 मई को क्या मनाया जाता है कमेंट करके आप लोग मुझे बताइए। अगला जो टॉपिक है G20 टॉपिक है, ये आपका एनआईए यहीं पे समाप्त होता है। तो आप कहें तो G20 पढ़ाया जाए, नहीं तो क्लास को कंटिन्यू कर लेते हैं। G20 ग्रुप 20 बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो जैसा आप लोग कहें, ठीक है। तो एनआईए की स्थापना से लगा है सारा बताया गया कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इससे काम क्या क्या है, कौन कौन सी चुनौतियां इसके सामने हैं, किसके अंतर्गत ये काम करता है, ये सारा टीम आपको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं। कल हम कर लेंगे G20 पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए G20 हम लोग कल पढ़ेंगे। जो भी है G20 से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है कल पढ़ लिया जाएगा, टेंशन ना लीजिए आप लोग। ठीक है, बाकी जितना पढ़ाया जा रहा है पहले उसको ध्यान से पढ़िए। एक एक टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है इसमें का, क्योंकि परीक्षा में लगातार क्वेश्चन इससे पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को हम यहीं पर ऑफ करते हैं। ये टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइएगा। अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल के नाम से टेलीग्राम का लिंक है। जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देना होता है मैं इसी टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। ये कोड है, इस कोड का यूज करके अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% आप लोग बचा भी सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल हम फिर मिलेंगे, तब आप लोगों से कल फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि। सभी लोग पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। और एक इन्फॉर्मेशन और है
कि क्लास तो जो रात को 9 बजे चल ही रहा है आप लोग का, लेकिन हो सकता है कि ये तो रात को 9 बजे चलेगा, ही कंफर्म है, ये रात को 9 बजे चलेगा। बाकी मॉर्निंग में भी एक क्लास में चलाऊंगा बहुत जल्दी, जैसा होगा उसका इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को दे दूंगा। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। आप लोग हैं तो कोई डर नहीं है, हमें टेंशन किसी बात का नहीं है। और क्लास की टाइमिंग, क्लास का डेट, सब कुछ उसी पे टेलीग्राम पे देता हूँ। और पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है? पढ़ाई एकदम मस्त होकर पढ़ते रहिए। और जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा, मैंने कहा कि रात वाली क्लास तो चलती ही रहेगी आपकी, दिन में भी क्लास आपकी मॉर्निंग में, वो तो 9 बजे फिक्स कर दिया हूँ मैं। दिन में भी मॉर्निंग में 9 बजे के आसपास कभी क्लास लूँगा, कुछ अलग सब्जेक्ट पे लूँगा। तो चलिए, जो भी होगा मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आप लोगों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। गुड नाइट, आराम से सोइए, खाइए पीजिए, मस्त होइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।